Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, welcome to all of you in the mission 11 दिन 11 chapters में. As you all know कि इस मिशन के अंदर हम बहुत सारे chapters कर चुके हैं and really telling you I am very happy कि आप लोगों ने पिछली 2 क्लासेस से इस मिशन को बहुत सीरियसली लिया और आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कमेंट करना ऑन द क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ आपसे. एंड ट्रस्ट मी, जितने भी बच्चों ने कमेंट किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक एक बच्चे का कमेंट अपने आप उसको पढ़ा, फिर मुझे लगा कि नहीं, आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड कि येस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करा एंड आई वांट जिन्होंने नहीं करा वो भी कमेंट करे. पता है कमेंट कौन करता है? जो क्लास को एंड तक देखता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ वो क्लास के मैं एंड में पूछता हूँ. तो इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्लास के एंड तक जाते ही नहीं हैं, वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं. सो इसीलिए मैं क्वेश्चन एंड में पूछता हूँ और इसीलिए देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे क्लास को पूरा एंड तक देखते हैं. क्लियर है? एंड इट वाज वंडरफुल. तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. वो एक्चुअल में मेरे सच्चे बच्चे हैं, ठीक है, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं और जो इस मिशन को ख़राब नहीं होने देंगे. ठीक है, बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अब प्रूव करना है कि वो भी मेरे सच्चे बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए हैं और वो भी क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे और अंत में जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका कमेंट जरूर करेंगे. ठीक है, तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम से क्या हमारे नंबर ऑफ कमेंट्स में इजाफा हुआ या नहीं हुआ. अगर होगा तो इसका मतलब मेरी लिस्ट में मेरे सच्चे बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं. ठीक है जी, चलो. सो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आई हैव डिसाइडेड कि बहुत टाइम से हम लोग डायरेक्ट एक्सेस पढ़ रहे थे. सो आई हैव डिसाइडेड कि फॉर अनदर 3 days इस मिशन को हम कंटिन्यू करेंगे विद 3 chapters ऑफ जीएसटी. ठीक है जी, उसके बाद हम इस मिशन को करेंगे क्लोज, फिर उसके बाद हम नया मिशन लेकर आएंगे, मिशन 2.0. अब अगले 3 चैप्टर जो मैं पिक करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू जीएसटी, और जीएसटी में भी हम उन चैप्टर्स को पिक करेंगे जो मुझे मालूम है आप लोगों के वीक है. ठीक है सर, आपको पता है? सर मुझे 100% मालूम है कि आपके कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप ढंग से नहीं पढ़कर जाते हो, और अगर पढ़ भी रहे हो तो थोड़ा सा कैजुअली पढ़ रहे हो जिसमें आपके नंबर कट सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा ही एक चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल कि यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एट वन गो एंड यू विल डेफिनेटली रिप्लाई द क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगा आप लोगों से. क्लियर है? ठीक है सर, चलिए. तो राइट ऑन द टॉप जीएसटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिटर्न्स. ठीक है जी, तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? रिटर्न्स इन जीएसटी. बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक प्रोविजन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको. ठीक है, लिखवाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी. अगर आपको लिखते समय दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, जो भी मैं लिखवाऊंगा बाद में आप आराम से नोट कर लीजिएगा. ठीक है, समझने पे लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान देना है. राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए ये जो चैप्टर है ना हमारा, दैट इज रिटर्न्स, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा सेक्शन 37 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से सेक्शन 47 तक है. तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 37 ऑनवर्ड टिल 47 विद नंबर ऑफ रूल्स वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर. सो अप्रॉक्स 11 सेक्शंस एंड बहुत सारे रूल्स मैं आज आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, सो वी विल वाइंड अप द क्लास विद लेस देन 1 hour एंड वी विल बी फिनिशिंग ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्लियर है? ठीक है सर, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर. पहले हम एक क्रिएट करते हैं कि ये चैप्टर है क्या. ठीक है, देखिए जब जीएसटी लाया गया ना तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जितने भी सप्लायर हैं, चाहे वो नॉर्मल सप्लायर हो, चाहे वो कंपोजिट सप्लायर हो, कोई भी लोग, गवर्नमेंट चाहती थी कि उन लोगों से हम लोग 3 काम करवाएं. सेक्शन 37 में गवर्नमेंट चाहती थी कि उनसे हम जो भी उनकी आउटवर्ड सप्लाई होती है ना उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट फाइल करवाएं. ठीक है जी, सेक्शन 37 में ये कहा गया कि जितने भी लोग सप्लायर हैं वो क्या भरेंगे? एक आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भरेंगे. क्लियर है? ठीक है सर.
और 38 में गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड भी हमें एक स्टेटमेंट भरोगे। यानी कि एक आपने स्टेटमेंट भरनी है जिसमें आप क्या दोगे, जो भी आपने पिछले मंथ में आउटवर्ड सप्लाईज करी थी, ठीक है। और सेक्शन 38 में बोला कि जितनी भी आपने पिछले मंथ में इनवर्ड सप्लाईज करी थी उसकी भी स्टेटमेंट आपने फर्निश करनी है, ठीक है। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर सेक्शन 39 में आपको भरनी थी रिटर्न। क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया? तो इसका मतलब जब मैं बोलता हूं ना रिटर्न भरनी है, तो रिटर्न बेसिकली कहां पे आती है? सेक्शन 39 में आती है। 37 और 38 बेसिकली रिटर्न्स नहीं है, 37 और 38 आर दी स्टेटमेंट। तो सेक्शन 37 में स्टेटमेंट भरनी थी आउटवर्ड सप्लाई की, 38 में स्टेटमेंट भरनी थी इनवर्ड सप्लाई की, और इन दोनों के बेसिस पे हमें रिटर्न भरनी थी सेक्शन 39 में। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो याद रखेंगे 37 38 किसकी बातें करेगा? स्टेटमेंट्स की। और 39 किसकी बात करेगा? रिटर्न्स की। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये था कि इतनी सारी ये क्यों ऐसा हो रहा था, तो उसका लॉजिक एक बारी समझ लेते हैं, फिर क्या रेलेवेंट है वो समझेंगे और जो इररेलेवेंट है वो हटा देंगे, ठीक है? ठीक है। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि लेट से मिस्टर एक्स एक ट्रेडर है, ठीक है ना। मिस्टर एक्स कौन है? एक ट्रेडर। और अगर उसने लेट से जनवरी 2018 में अगर मान लो कुछ भी सप्लाईज करी हैं, ठीक है ना, कुछ भी सप्लाईज करी हैं, लेट से उसने 2 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की सप्लाईज करी थी ड्यूरिंग जनवरी 2018 में। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये जो तूने सप्लाईज करी है ना, इन सभी सप्लाईज का तू मुझे डिटेल दे दे, ठीक है। जितनी भी तेरी आउटवर्ड सप्लाईज थी उसकी तू मुझे डिटेल दे दे। किस में दे दे? GSTR 1 के अंदर। तो GSTR 1 हम लोग भरते थे एज पर सेक्शन 37, जिसमें हर आदमी को क्या देना होता था? अपनी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल्स देनी होती थी। यहां तक क्लियर? ठीक है सर। अब इस डिटेल में कुछ खास बात होती थी, ध्यान से सुनिएगा। इस डिटेल में खास बात क्या होती थी कि जब हम ये GSTR 1 की डिटेल भरते थे ना, तो गवर्नमेंट ये कहती थी कि मुझे ना इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए। मतलब समझेंगे जरा ध्यान से। गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे ना अगर तूने 10 इनवॉइस काटे थे ना, तो मुझे 10 इनवॉइस की डिटेल चाहिए। अगर तूने 100 इनवॉइस काटे थे तो मुझे 100 के 100 इनवॉइस की सेपरेट डिटेल चाहिए। कब? अगर तेरी सप्लाई B2B है तो। मतलब अगर तूने जनवरी में जो सप्लाई करी थी बिजनेस टू बिजनेस करी थी। कैसे करी थी? बिजनेस टू बिजनेस करी थी। तो तू क्या करना, हर इनवॉइस की डिटेल मुझे सेपरेटली देना। हर इनवॉइस की डिटेल तुम मुझे सेपरेटली देना। क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन अगर तूने B2C सप्लाईज करी है, अगर तूने सप्लाईज क्या करी है? B2C सप्लाईज करी है। अगर तेरी सप्लाई कैसी है बेटा? B2C। B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर्स। मतलब जिसको आप दे रहे थे वो एंड यूजर था, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। B2C सप्लाई करी थी। तो फिर लॉ कहता है, ध्यान से सुनना, पहले मुझे बता कि वो सप्लाई इंटर स्टेट थी या इंट्रा स्टेट थी। पहले तो देखो ये चेक करके बताना है कि वो B2C सप्लाई इंटर थी या इंट्रा थी। क्लियर है? इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन द सेम स्टेट। कम ऑन, विद इन द सेम स्टेट। तो लॉ ने कहा अगर वो इंट्रा स्टेट है तो तू मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल ना देकर कंसोलिडेटेड इनवॉइस डिटेल दे देना। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि तुम मुझे एक एक करके सबकी डिटेल ना देकर सारी डिटेल एक साथ दे देना कि तूने टोटल क्या सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशू करे थे, क्या सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशू करे थे, और उसमें टोटल सेल कितनी थी। मुझे 1 to 1 बेसिस पे मत बताना राम को कितना दिया, शाम को कितना दिया, किसको कितना दिया, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। बस तू मुझे सीरियल नंबर बता देना। लेकिन क्या इसमें मुझे B2B में राम का नाम, श्याम का नाम, अरुण सेतिया का नाम, क्या सबका बताना पड़ेगा? यस। क्लियर है? हाँ। अगर ये इंटर स्टेट है, कम ऑन, अगर ये क्या है? इंटर स्टेट, और अगर जो वैल्यू थी
$2.5 लाख से ज्यादा थी, मतलब इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा थी, यानी कि तूने इंटर स्टेट सप्लाई करी थी, B2C करी थी और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा थी, तो फिर उस केस में तुझे मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होगी, यानी कि तुझे मुझे ऐसे सभी इनवॉइस की डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो अप टू 2.5 लाख रुपए था तो तू मुझे कंसोलिडेटेड डिटेल दे देना, इनवॉइस वाइज मत देना, कंसोलिडेटेड डिटेल चल जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया? अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू बना रहा हूं, 15-20 मिनट अगर आप एक बार ओवरव्यू समझ लोगे ना तो ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 37 गवर्नमेंट क्या भरवा रही है? रिटर्न? नो, स्टेटमेंट। क्या भरवा रही है? स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट किस चीज की है? आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट। क्लियर है? अब ये आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में जाती थी? GSTR 1 में जाती थी। ठीक है, अब GSTR 1 में हमें क्या डिटेल डालनी है? तो वो चेक करेगा कि तूने B2B करी या B2C करी। अगर तूने B2B करी तो इनवॉइस वाइज, और अगर तूने B2C करी तो चेक करो इंटर है या इंट्रा। अगर इंट्रा है तो कंसोलिडेटेड डिटेल, इनवॉइस वाइज देने की जरूरत नहीं है। और अगर वो इंटर स्टेट है तो चेक करो वैल्यू। अगर इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो इवन इफ इट इज B2C इंटर स्टेट में क्या इसमें इनवॉइस वाइज जाएगी? यस। और अगर अप टू 2.5 लाख है तो फिर उस केस में हम इसको कंसोलिडेटेड डिटेल दे देंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? यस सर। अब मुद्दा यह था कि गवर्नमेंट ने ऐसा करा क्यों? ऐसा क्यों करा? अब इसको लिंक करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा? गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी B2B इनवॉइसेस थे, जितने भी कौन थे? B2B इनवॉइसेस वाले थे, जिन्होंने तुझे टैक्स पे करा और तूने गवर्नमेंट को पे करा, क्या वो क्रेडिट मांगेंगे? यस, वो क्या मांगेंगे? क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो, ये जितने भी तूने B2B इनवॉइसेस मुझे अपलोड करे हैं ना, जितने भी तूने मेरे को B2B इनवॉइसेस क्या करे हैं? अपलोड। इन सभी इनवॉइसेस के बेसिस पर जितने भी रिसिपिएंट थे, सप्लाई के जितने भी क्या थे? रिसिपिएंट, क्या उन सब को एक इंटीमेशन जाएगा GSTR 2A के अंदर? समझते रहिएगा। इसका मतलब ये हो गया, गवर्नमेंट भेजेगी इंटीमेशंस GSTR 2A के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 फाइल्ड बाय द सप्लायर। तो मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मैंने विजय सेल्स से AC परचेज करा अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो मैंने GST किसको दिया? विजय सेल्स को। अब मुझे उस पर क्या चाहिए? क्रेडिट। क्या चाहिए मुझे? क्रेडिट। लेकिन गवर्नमेंट मुझे क्रेडिट कब देगी? ध्यान से सुनना, जब GSTR 1 में विजय सेल्स, क्योंकि विजय सेल ने जब अरुण सेतिया को भेजा फॉर बिजनेस, तो क्या ये B2B सप्लाई थी? यस। तो विजय सेल्स क्या करेगा अब? क्या जब वो अपनी GSTR 1 भरेगा तो क्या उसमें, क्योंकि वो B2B सप्लाई था, तो क्या अरुण सेतिया की डिटेल इनवॉइस वाइज क्या वो सेपरेटली फाइल करेगा? बिल्कुल। तो जैसे ही वो फाइल करेगा तो कॉमन पोर्टल अब अपने आप क्या करेगा? अरुण सेतिया का जो भी डिटेल फर्निश किया गया था, क्या उसके बेसिस पर अरुण सेतिया को एक ऑटो पॉपअप करेगा GSTR 2A में कि विजय सेल्स ने आपको एक क्रेडिट दिया है, मतलब विजय सेल्स ये कह रहा है कि उसने आपको माल बेचा था, अगर आपको लगता है कि यस ये सही है तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा? यस। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा GSTR 2A में, तो क्या वो क्रेडिट मेरे अकाउंट्स में आ जाएगा, मेरे क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, रिसिपिएंट, यानी कि मान लो मैं रिसिपिएंट था, क्या मुझे GSTR 2A में क्या क्रेडिट पॉपअप करेगा? ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि यस मैंने वो परचेज करा था फॉर माई बिजनेस, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा? द मोमेंट आई विल एक्सेप्ट, क्या जो भी अमाउंट ऑफ क्रेडिट था क्या वो मेरे क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा? क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया? यस। कौन मुझे बताएगा B2C के केस में, B2C के केस में प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट को क्रेडिट देना नहीं होता, तो इसीलिए क्या B2C के केस में इनवॉइस वाइज डिटेल लेकर गवर्नमेंट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे क्या बोला कि आप वहां पर क्या भर दो? कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो, 1-to-1 बेसिस पे हमारे को डिटेल्स नहीं चाहिए। क्या सबको क्लियर हो गया? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ GSTR 1, ताकि GSTR 1 के बेसिस पर एक तो सप्लायर की हमें क्या पता चल जाए?
टोटल आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, और ये भी पता चल जाए कि उसमें से B2B कितनी थी, B2C कितनी थी, और B2B वालों को क्या GSTR 2A इशू करके क्या गवर्नमेंट क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहती थी। क्या सबको क्लियर? यस, सो दैट वाज द इंटेंट ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट्स, राइट। फिर लॉ ने हमें कहा कि हर सप्लायर को अब GSTR 2 भी भरनी है, जिसमें वो स्टेटमेंट देंगे कि उनकी इनवर्ड सप्लाईज क्या थी। कमन उनकी क्या थी? इनवर्ड सप्लाईज क्या थी। अब मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, द रीजन बीइंग इज कि प्रैक्टिकल लाइफ में फिलहाल इनवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट हम नहीं भरते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 38 रिडंडेंट हो चुका है, तो ऐसी किसी भी चीज पर बात करना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जो है ही नहीं, दैट इज यूजलेस। क्लियर है? तो अब हम बात नहीं करेंगे अबाउट इनवर्ड सप्लाई रिटर्न्स की। क्लियर है? तो हम बात करेंगे सिर्फ किसकी? आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट एंड फाइनल रिटर्न्स की। क्लियर है? इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। तो सेक्शन 38 इवन दो आपकी बुक में दिख रहा होगा, आप उसको काट दीजिएगा बिकॉज इट इज रिडंडेंट सेक्शन। रियल लाइफ में वी आर नॉट फाइलिंग एनी स्टेटमेंट रिलेटेड टू योर इनवर्ड सप्लाईज। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये हमने एक पढ़ा, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 करके सारा पढ़ा रहा हूं। पहले मैं 37 पढ़ाऊंगा, हम देखेंगे कि आउटवर्ड सप्लाई किसको भरनी होती है और किस व्यक्ति को आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट से छूट मिली हुई है। नंबर 1, क्या हम आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर कोई एरर या ओमिशन पाया गया तो। नंबर 2, क्या अगर मैं टाइम से नहीं दूंगा तो क्या मुझ पर किसी तरह का कोई लेट फीस लगेगा, कोई पेनल्टी लगेगी या कोई और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग अब पहले सेक्शन 37 में पढ़ेंगे, फिर हम नॉर्मल रिटर्न पढ़ेंगे 39 वाली, एंड देन उसके बाद रिमेनिंग रिटर्न्स के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक माइंड तो क्लियर हो गया होगा कि 37 में हमसे रिटर्न नहीं भरवा रहा, वो एक आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट भरवा रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। आपने साथ साथ नोट कर सको तो नोट कर लेना, नहीं कर सको कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन था सेक्शन 37 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मैंने बहुत ब्रीफ कर दिया, आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो इसमें सब कुछ कवर्ड है, एक एक चीज कवर्ड है। ठीक है ना? ठीक है सर। देखिए 37 कहता है फर्निश करना है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हर रजिस्टर्ड पर्सन को भरनी है। पहले पॉइंट तो ये लिख दिया, लेकिन कुछ को छोड़कर ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, NRTPs नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन सप्लायर, 51 टैक्स डिडक्टर, 52 टैक्स कलेक्टर्स। सो इन लोगों को आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट नहीं भरनी है। तो मेरा क्वेश्चन, अगर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान से सुनेंगे, कौन से लोग आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर GSTR 1? तो कौन कौन है बच्चे? एक तो ISD, NRTPs, कॉम्पोजिशन सप्लायर, टैक्स डिडक्टर्स, टैक्स कलेक्टर्स। कितने हो गए? 5। तो ये 5 लोगों को आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट नहीं भरनी है। क्या सबको क्लियर है? इसके अलावा सबको भरनी है। एक बार कई बार बच्चा पूछ लेता है सर CTP को भरनी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? यस, बिल्कुल भरनी है, मैंने कहीं पे आउट नहीं करा ना उसको, बिल्कुल ठीक। कब तक भरनी है? देखो अगर आप एक्ट पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है बिफोर 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग मंथ। मतलब अगर जनवरी का टैक्स पीरियड है तो आपको 10 फरवरी से पहले या 10 फरवरी तक भरनी होती है। ठीक है जी, ये एक्ट में लिखा हुआ है। कमिश्नर अगर चाहे तो इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है बाय नोटिफिकेशन। ठीक है जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यहां पर एक नोटिफिकेशन लेकर आई 27/2020। इसमें यह कहा गया
कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, तो इन लोगों को क्वार्टरली स्टेटमेंट भरनी है, मंथली नहीं भरनी। इनको GSTR1 कैसे भरनी है? क्वार्टरली, ठीक है। और कब तक भरनी है? एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल मई जून में इन्होंने जो भी क्या करी होंगी आउटवर्ड सप्लाईज, अप्रैल मई जून में जो भी क्या करी होंगी आउटवर्ड, तो जैसे ही एंड ऑफ द क्वार्टर खत्म हुआ, अगले मंथ का लास्ट डे तक क्या ये GSTR1 भर सकते हैं। क्या सबको समझ आ गया? लेकिन कब? इफ देयर टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मंथली ही भरनी है, वो अलग बात है। 10th के बजाय अब इन्होंने क्या कर दिया है? 11th कर दिया है, यानी कि 10 तारीख को बढ़ाकर 11 तारीख कर दी है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेंगे। GSTR1 क्या है बेटा? आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है। किसको भरनी है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को। कितनों को छोड़कर? 5 को छोड़कर। क्लियर हो गया? यस सर। कैन दिस डेट बी एक्सटेंडेड? यस। क्या बढ़ाई गई? यस। किसने बढ़ाई? कमिश्नर बाय नोटिफिकेशन। 2 नोटिफिकेशन आए। एक ने क्या कर दिया? अप टू 1.5 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर थी इन द प्रीवियस ईयर या करंट ईयर, तो आप क्वार्टरली भरेंगे और बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और अदरवाइज 10 तारीख के बजाय आपको 11 तारीख तक भरनी है। क्लियर है? यस सर। आगे डिटेल्स क्या भरनी है मैंने बताया अभी। अगर ये B2B सप्लाईज है तो सभी इनवॉइस इंटर हो या इंट्रा हो आपको भरने होंगे, ठीक है, सब अपलोड करने हैं आपको। लेकिन अगर ये B2C सप्लाई है तो चेक करो, अगर ये इंट्रा है तो कंसोलिडेटेड, अगर ये इंटर है तो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, अगर वैल्यू अप टू 2.5 लाख है तो कंसोलिडेटेड, और अगर 2.5 से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज। यहां पर ऑब्जेक्टिव याद रखना, सिर्फ मूवमेंट, क्योंकि हैवी अमाउंट ट्रांजैक्शन है ये, तो इसको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने डिटेल मांगी है, अदरवाइज क्रेडिट नहीं देंगे गवर्नमेंट। यहाँ पे B2C में क्रेडिट नहीं मिलता, याद रखना। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्रेडिट नहीं था कि इनवॉइस वाइज, इसलिए क्योंकि क्रेडिट देना है, जस्ट गवर्नमेंट उसको ट्रैक करना चाह रही है कि इतना हैवी ट्रांजैक्शन किसके साथ किया जा रहा है। क्लियर है? यस सर। अगर मान लो GSTR1 में कोई एरर या ओमिशन हो जाता है तो क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। रेक्टिफाई कब तक करना है? अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स। 2 डेट्स मैं बताऊंगा, उससे जो भी अर्लियर होगी आपको वहां तक रेक्टिफिकेशन का समय दिया जाएगा। अब वो 2 डेट्स कौन सी हैं? ध्यान से सुनेंगे। डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स परटेन्स। क्या मतलब है सर? देखो, दोबारा देखो। वो कहता है कि मान लो स्टेटमेंट थी जनवरी 2020 की, जनवरी 2020 की स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर 2021 को तो आप छोड़ दो, इसका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, एक सेकेंड, जनवरी 2021 की थी, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 तो छोड़ दो। तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा यानी कि 21-22, सितंबर के महीने की जो रिटर्न जानी थी, देखो सितंबर के पीरियड की जो रिटर्न है क्या वो अक्टूबर में जाएगी? यस। तो सितंबर के पीरियड की रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी यानी कि 20 अक्टूबर, इस दिन, या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ध्यान से पढ़ेंगे, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉलोइंग यानी कि कौन से वाला सितंबर लेना है हमें? जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आएगा, यानी कि 2021 एंड होने के बाद, यानी कि जो अगले साल में सितंबर आएगा उसका जो भी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न होगा वो हमें लेना है। क्या सबको क्लियर? यस सर। या फिर डेट ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो मैं एक सिचुएशन देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि रेक्टिफाई हम कब तक कर सकते हैं, ठीक है। देखो, हमने अक्टूबर 2020 में GSTR1 भरी थी, ठीक
ठीक है, और हमें उसमें कुछ एरर ओमिशन देखने को मिला। ठीक है, तो ये बताओ पहले ईयर कौन सा है, 2021। अब इसको मुझे रेक्टिफाई करना है, तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। सितंबर के महीने की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, मतलब जो सितंबर में हमने, जो सितंबर के पीरियड की रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी, तो वो होगी 20th ऑफ अक्टूबर, या फिर द डेट जिस दिन आप एनुअल रिटर्न भरोगे, विच एवर इज अर्लियर। मान लो मैंने एनुअल रिटर्न भर दी 15 सितंबर में, तो अब मुझे बताओ फाइनली कब तक रेक्टिफाई कर सकता हूं मैं, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। क्या सबको क्लियर? यस सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जीएसटीआर 1 भरने पे होता क्या है, तो मैंने क्या कहा था, जीएसटीआर 1 जैसे ही आप भरेंगे तो जितनी भी इनवॉइस वाइज डिटेल होगी, क्या उसके बेसिस पर ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा कुछ इंटीमेशंस टू द डिफरेंट क्लास। रिसिपिएंट्स को कुछ ऑटो पॉपुलेशंस होंगे, और कैसे होंगे ध्यान से सुनो। अगर तो रिसिपिएंट नॉर्मल सप्लायर है तो उसको जीएसटीआर 2A में जाएगा, अगर वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो जीएसटीआर 6A में जाएगा, अगर वो कॉम्पोजिशन सप्लायर है तो उसके पास जीएसटीआर 4A में जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, जीएसटीआर 1 भरने के बेसिस पर क्या इन तीनों रिसिपिएंट्स को क्या ऑटो पॉपुलेट होकर कुछ दिखेगा? यस। अब उनको क्या दिखेगा आप समझ सकते हैं, जो उन्होंने टैक्स पे करा था, किसको, उस सप्लायर को, क्या उसकी डिटेल देखनी शुरू हो जाएगी? राइट। रिसिपिएंट को क्या करना है, या वेरीफाई करो, वैलिडेट करो, मॉडिफाई करो या डिलीट कर दो, जो भी डिटेल फर्निश्ड बाय द सप्लायर थी। मतलब आप वेरीफाई करो, वैलिडेट करो, मॉडिफाई करो, डिलीट कर दो द डिटेल्स विच आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर। क्या यहां तक क्लियर? अगर आपने मॉडिफाई कर दिया, कमन, अगर आपने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, या अगर आपने मना कर दिया कि नहीं ये मेरा नहीं है, तो उस केस में कम्युनिकेशन दिया जाएगा सप्लायर को इन द फॉर्म जीएसटीआर 1A। मतलब अगर मैंने यहां से मना कर दिया कि नहीं भैया, या मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई का मतलब क्या है, मैंने मान लो 5 एसी खरीदे थे और विजय सेल्स ने कहा कि 4 बेचे हैं मैंने, तो उसके और मेरे में एक डिफरेंस आ गया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 2A के अंदर मुझे 5 एसी दिखेंगे, तो मुझे बताओ उसने कितना दिखाया हुआ है, 4। तो बेटा क्या मैं मॉडिफाई करके 1 एसी को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा? यस। तो जैसे ही मैं 1 बढ़ा तो क्या उसके और मेरे में मिसमैच आया, तो क्या उसको कम्युनिकेशन जाएगा? यस। किस फॉर्म में? जीएसटीआर 1A में। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट, अगर जीएसटीआर टाइमली ना भरी जाए तो क्या होगा? तो जितना आप लेट भरोगे, सेक्शन 47 में आप पर लग जाएगी लेट फी। एक्ट में कितनी है? 100 रुपये पर डे, अपर लिमिट है 5,000 रुपये सीजीएसटी, ऐसे ही 100 रुपये एसजीएसटी भी लगेगा, और उसकी भी अपर लिमिट कितनी है? 5,000। लेकिन वेवर मिल सकता है, और सेक्शन 128 के अंदर हमें वेवर दिया गया है, और वेवर कितना है कि अगर तो नील स्टेटमेंट है तो आप 10 रुपये पर डे भरोगे, अदरवाइज आप 25 रुपये पर डे आपको भरना होगा। क्या सबको क्लियर? यस सर। तो जितना डिले होगा, नील है तो 10 रुपये पर डे, अदरवाइज 25 रुपये पर डे आपको देना है। क्या सबको क्लियर? यस सर। नॉन फाइलिंग, सर अगर मैं भरूँ ही नहीं तो क्या कर लोगे आप? ये तो था डिले भरूंगा तो आप मेरे से लेट फी ले लोगे। अगर मान लो मुझे भरनी थी और मैंने नहीं भरी, तो ध्यान से सुनना, सेक्शन 125 पेनल्टी लगेगी अप टू 25,000 सीजीएसटी और अप टू 25,000 एसजीएसटी। 138E कहेगा कि ई वे बिल आपका ब्लॉक हो जाएगा, अब आप ई वे बिल नहीं भर पाओगे, जिससे आप मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं कर पाओगे। और वेरी इंटरेस्टिंग, अगर तुमने जीएसटीआर 1 भरी नहीं, तो आपको याद होगा आईटीसी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जब ये जीएसटीआर 1 भरता है, क्या उसी के बेसिस पर क्या मुझे 2A में पॉपअप करेगा और मुझे वो क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको हम क्लियर्ड और अनक्लियर्ड क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर है? अगर मान लो आपने जीएसटीआर 1 भरी नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं। सोच के बताओ, अगर 2A में पॉपअप नहीं करेगा तो उसको हम बोलते थे अनक्लियर्ड क्रेडिट। और अनक्लियर्ड क्रेडिट अगर आपको याद हो तो पहले लॉ में था 10% ऑफ द क्लियर क्रेडिट मिल सकता था, लेकिन अब वो भी रिड्यूस होकर कितना हो गया? 5% ऑफ द क्लियर क्रेडिट। मतलब 2A में पॉपअप कर रहा था 2 लाख, 2A में पॉपअप कितना कर रहा था? 2 लाख।
एक सप्लायर ने GSTR 1 नहीं भरी जिसका क्रेडिट था मान लो 1 लाख रुपए, अब उसने भरी नहीं तो मुझे वो पॉपअप नहीं करा, तो वो 1 लाख जब पॉपअप नहीं करा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनक्लियर क्रेडिट। क्या बोलते हैं, तो कौन मुझे बताएगा ऐसे अनक्लियर क्रेडिट का मुझे अब कितना मिल सकता है, सिर्फ 5% ऑफ क्लियर क्रेडिट। बच्चा कहता है सर एक एग्जाम्पल दे दो ना, आओ देखो ध्यान से देखना। मान लो 3 सप्लायर थे जिनसे आपने माल लिया, ठीक है सर, कितने सप्लायर थे, 3। अगर मैं ये कहूं कि इन तीनों सप्लायर से जब आपने माल लिया तो इससे लिया 1 लाख प्लस 18, इससे लिया 2 लाख प्लस 36, इससे लिया 5 लाख प्लस 90, प्लस क्या है, टैक्स। तो आपने इसको 1,18,000 दिए, इसको 2,36 दिए, इसको 5,90 दिए। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है सर। अब हुआ ये, सप्लायर 1 एंड 2 ने तो GSTR 1 भर दी। आप में से कोई बता सकता है क्या जब सप्लायर 1 एंड 2 ने GSTR भरी तो उसके बेसिस पर क्या मुझे 2A के अंदर पॉपअप करेगा? बिल्कुल। कितना, 18 और 36। क्या मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया होगा? यस। तो मुझे बताओ मेरी किताबों में क्लियर क्रेडिट वो होता है जिसकी GSTR 1 सप्लायर ने भरी होती है। तो क्या मुझे 54,000 तो क्रेडिट अपने आप मिल ही गया। यहां तक क्लियर, ठीक है। नाउ 2A में आई वॉज वेटिंग फॉर सप्लायर 3 ऑल्सो। भाई ने GSTR 1 भरी नहीं, तो अब बताओ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ये 90,000 का इनवॉइस तो है मेरे पास, बट वो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं ले नहीं पा रहा। तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलते थे? अनक्लियर क्रेडिट, जिसका GSTR 1 नहीं भरा गया। क्या यहां तक क्लियर हो गया? आवाज मार दो फटाफट से। बिल्कुल सही। अब रूल 36 सब रूल 4 में लिखा हुआ है, जिन्होंने पहले पढ़ा था उसमें 10% था, अब इसे 5% हो गया। देखो कैसे। रूल 36 सब रूल 4 कहता है जितना भी अनक्लियर क्रेडिट है वो या फिर 5% ऑफ द क्लियर क्रेडिट आप ले सकते हो, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब अनक्लियर क्रेडिट अगर आपका कुछ पड़ा हुआ है तो अब यहां पर लॉ ने लगा दी है रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अनक्लियर क्रेडिट या फिर 5% ऑफ द क्लियर क्रेडिट विच एवर इज लो, ये आपको मिलेगा। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली 90,000 का क्रेडिट था, बट मुझे मिला कितना, 2700। सिर्फ किसकी गंदी वजह से? बताओ कौन गलत आदमी था यहां पे? सप्लायर। तो GSTR 1 ना भरने पर क्या मेरे को भी कष्ट हो रहा है? यस। तो यही मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आप नहीं भरोगे तो इंपैक्ट करेगा ITC ऑफ रिसिपिएंट को। ये इंपैक्ट करेगा ITC ऑफ रिसिपिएंट को। आई एम वेरी श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज आई वांट इसको आप फोटो खींच लीजिए, बिकॉज आपको नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो पहले आपने 10 पढ़ा था बेटा, अब ये 10 कट के कितना हो गया, 5। और 10 से पहले 20 था, पहले 20 था फिर 10 हुआ, अब 5 हो गया। इंटेंशन क्लियर है। क्या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये हट जाए, तो अनक्लियर क्रेडिट मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। सेक्शन 38 खत्म हो गया हमारा, 37 सॉरी, 38 नहीं 37 लल्लुओ, मेरे छोटे छोटे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या सेक्शन 37 मुझे क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे यस 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 सर, बिल्कुल क्लियर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फटाफट से क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर देना है। सेक्शन 37 रिटर्न भरवाएगा या आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट? आउटवर्ड सप्लाई कौन भरेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। सारे सर 5 को छोड़कर। ISD नहीं भरेगा, NRTP नहीं भरेगा, सेक्शन 10 नहीं भरेगा, 51 नहीं भरेगा, 52 नहीं भरेगा। वेरी गुड। डिटेल क्या फर्निश करनी है? B2B सारी इनवॉइस वाइज। B2C हुई तो चेक करो इंटर है या इंट्रा, इंट्रा है तो कंसोलिडेटेड, इंटर है तो चेक करो वैल्यू, 2.5 लाख से ऊपर है तो इनवॉइस वाइज, अप टू 2.5 लाख है तो कम ऑन कंसोलिडेटेड। वेरी गुड, क्लियर है। अच्छा सर एक बात बताओ, GSTR 1 कब तक भरनी होती है? तो मैंने पहले ही बोला टर्नओवर अगर अप टू 1.5 करोड़ थी तो क्वार्टरली,
एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अदरवाइज 10 तारीख, 10 तारीख बढ़ के क्या हो गई है 11 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द टैक्स पीरियड। अगर टैक्स पीरियड जनवरी था तो 11 फरवरी। क्लियर है? नहीं भरने पर लेट फीस, डिले भरने पर लेट फीस, ना भरने पर पेनल्टीज। ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, पेनल्टी अलग लगेगी, प्लस आपका जो रिसिपिएंट है उसका आईटीसी भी अफेक्ट हो जाएगा। क्या सबको क्लियर? यस सर। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, सेक्शन 39। अब हम 38 नहीं पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको 38 नहीं पढ़ेंगे बेटा, 38 नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेक्शन 38 बातें करता है स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, जो कि हम भरते नहीं है, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी? ठीक है सर। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, अब देखो मैं रिटर्न लिख रहा हूं, तो ये कौन सा सेक्शन है? 39। अब इसमें कहाँ रुकना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़े ध्यान से समझेगा। ठीक है? देखो 39 सबसेक्शन 1, यहां पे सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको मैं रेलेवेंस दिखा दूंगा ठीक 5 मिनट के बाद, जैसे ही 39 खत्म करूंगा आपको रेलेवेंस ऑफ सबसेक्शन समझ आ जाएगी। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 3B के अंदर। फॉर्म नंबर क्या है? जीएसटीआर 3B। पहले हमने पढ़ा था जीएसटीआर 3, अभी हमने क्या लिखना है? जीएसटीआर 3B। ठीक है? और ये रिटर्न हमें भरनी है मंथली बेसिस पर। अब मंथली बेसिस पर भी ना 3 डेट्स हैं हमारे पास, 20, 22, 24। नॉर्मली हम लोग 20 ही बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? 20। 3 डेट्स हैं। अब ये जो 3 डेट्स है ना, इनमें से कुछ डेटों का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट वाइज है, तो आपके पेपर में स्टेट लर्न करने नहीं आ सकते। आपको ये मैं नहीं बोल सकता कि भैया वो स्टेट्स लर्न करो जहां पर 22 है, वो स्टेट लर्न करो जहां पर 24 है। क्लियर है? तो इसीलिए मेरे लिए ये इररिलेवेंट है, आप इसको 20 भी बोलोगे चलेगा। क्लियर है? ठीक है। अगर तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी प्रीवियस ईयर तो फिर 20 ही है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर अप टू 5 करोड़ थी तो कुछ जगहों पे 22 थी और कुछ जगहों पे 24 थी। क्या सबको क्लियर? यस प्लीज। ठीक है सर। तो स्टेट कौन से हैं आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्लियर है? मैं फिर रिपीट करूंगा। रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा थी इन द प्रीवियस ईयर तो फिर 20th, लेकिन अगर अप टू 5 करोड़ थी तो कुछ केसेस में 22 और कुछ स्टेट्स में 24। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, अब जितने लोग 39(1) में हैं, बड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। 39(7) कहता है ये जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है ना, जो 39(1) में रिटर्न भरेगा, उसके टैक्स पे करने की भी जो अंतिम तारीख है वो वही होगी जो उसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है। मतलब अगर उसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 20 है तो उसको टैक्स भी 20 तक पे करना है। अगर उसकी ड्यू डेट रिटर्न 22 है तो उसको टैक्स की भी लास्ट डेट 22 होगी। अगर 24 है तो उसकी लास्ट डेट ऑफ टैक्स पेमेंट भी 24 होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। और इन लोगों ने अगर किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं करी है और इनकी अगर रिटर्न निल है तो भी इनको भरनी मैंडेटरी है। तो 3 बातें मैंने बताई हैं। जितने भी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं 39(1) में भरते हैं, 3B में भरते हैं, 20, 22, 24 को भरते हैं। जो उनकी ड्यू डेट होगी वही लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होगी। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इनको निल रिटर्न भरना भी जरूरी है, अदरवाइज इन पर भी पेनल्टीज लग सकती हैं। क्लियर है? ठीक है। तो 39(7) पेमेंट की बातें करता है, 39(8) निल रिटर्न की बातें करता है। ये 3 सबसेक्शन अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आने वाली है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया सर, हमें बिल्कुल समझ आ गया। सीटीपीज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं, ये भी 39(1) में भरते हैं, 3B में भरते हैं, मंथली भरते हैं, यही सेम डेट, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, A to Z पूरा सेम। क्लियर है? OIDAR, हाँ जी, OIDAR ये भी सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में भरते हैं। ठीक है जी, रूल 64 लगता है। इन पे GSTR है 5A। इनका GSTR क्या है? 5A। मैं रिपीट करूंगा, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन CTPs, OIDAR, OIDAR। हाँ जी, किस में भरते हैं बेटा? सेक्शन 39(1) में भरते हैं। इसका फॉर्म नंबर क्या है? GSTR 5A, मंथली भरता है ये भी। इसके लिए 20, 22, 24 नहीं है, इसके लिए डेट क्या है? 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। 39(7) मतलब इसके लिए भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विल बी द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न, एंड 39(8) मतलब इसको भी रिटर्न भरनी है निल, इवन इफ क्या? हाँ जी, इवन इफ क्या, ये सप्लाई नहीं करेगा तो भी। तो लीजिए 39(1) हमारा खत्म हो गया। तो मुझे बताओ 39(1) में कौन कौन आया? सर नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन आ गया 20, 22, 24। सर GSTR 3B, वेरी गुड। सर CTPs का पूरा सेम है, यस। OIDR का फॉर्म नंबर GSTR 5A है, वेरी गुड। और इसको कब तक भरनी है? 20, 22, 24 या खाली 20 तक? वेरी गुड। निल रिटर्न इन सबके लिए मैंडेटरी है, यस। और वेरी इंपॉर्टेंट, इन लोगों की ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी सेम एज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिटर्न। क्या सबको क्लियर? यस सर, ठीक है। अब आ जाता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जिसने कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसके लिए पेपर में आएगा, आई एम टेलिंग यू, तो बड़े ध्यान से सुनना। जितने भी ऐसे पर्सन हैं, टैक्सेबल पर्सन हैं जो कंपोजिशन स्कीम में, 39(2) बोलता है कि इनको GSTR 4 में ईयरली रिटर्न भरनी है। ध्यान रखना, इनके लिए मंथली क्वार्टरली नहीं है, ईयरली है। यानी कि इनकी रिटर्न अब ईयरली हो गई है। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा क्वार्टरली, ध्यान रखना कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न ईयरली हो गया है 30 अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर में आपने सप्लाईज करी थी वो छोड़ देना, उसके नेक्स्ट ईयर में आपको 30 अप्रैल तक अपनी ईयरली रिटर्न भरनी है GSTR 4 में। क्लियर है? लेकिन इनको पेमेंट, इनकी पेमेंट की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न नहीं है, याद रखना। इनको पेमेंट क्वार्टरली करनी है। कम ऑन, इनको पेमेंट क्वार्टरली करनी है 18th ऑफ द फॉलोइंग मंथ यूजिंग CMP 08। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जीक्यूटिव फाइनल सबके लिए, कि अगर पेपर में आ जाता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जो सप्लायर होता है, रिपीट करूंगा, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो सप्लायर होता है उस सप्लायर के लिए हमारी रिटर्न की ड्यू डेट क्या है और पेमेंट कब करनी है। तो रिटर्न के लिए GSTR 4 ईयरली बेसिस पे जाएगी, 30th अप्रैल को जाएगी ऑफ द फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। पेमेंट का जहां तक सवाल है 18 तारीख ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर अलोंग विद CMP 08। क्या सबको क्लियर है? यस सर, पूरा समझ आ गया सर। टैक्स डिडक्टर को 39(3) में भरनी होती है, GSTR 7 भरनी होती है। GSTR 7 भरनी होती है जिन्होंने टैक्स डिडक्ट किया होगा सेक्शन 51 में। मंथली जाएगी, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इनको रिटर्न भरनी होती है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विल बी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मतलब इनकी ड्यू डेट अगर 10 तारीख है तो इनको पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड भी कब तक करना होता है? 10 तारीख तक करना होता है। 39(8) इन पर नहीं लगता है, नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब TDS वालों को निल रिटर्न नहीं भरनी। ठीक है जी, ठीक है सर। ISD 39(4) में रिटर्न भरता है, मंथली बेसिस पर GSTR 6 भरता है। 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इसकी ड्यू डेट है। याद रखना ISD को पेमेंट करनी नहीं होती कोई भी, सिर्फ रिटर्न भरनी होती है। तो इसलिए 39(7) और 39(8) ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होते। यानी कि इनके लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कौन सी होगी मैटर नहीं करता, क्योंकि ISD टैक्स पे नहीं करता है। जब वो रिटर्न एज ISD भरता है तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना होता है कि उसने कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्लियर है? यस सर। और निल रिटर्न इसको भरनी नहीं है। तो 39(7) और 39(8) दोनों एप्लीकेबल नहीं है। 39(5) में NRTPs को भरना होता है GSTR 5 मंथली। NRTPs यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को मंथली रिटर्न भरनी होती है GSTR 5 में। क्लियर है? कब तक भरनी होती है? अर्लियर ऑफ दीज टू। पहला है 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे।
20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ और 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी। आप सबको याद होगा एनआरटीपीस को रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट की जाती है, हम लोगों ने इफ़ यू रिमेंबर तो सीटीपीस और एनआरटीपीस के लिए रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो जितने दिनों के लिए ये मांगेंगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। वो अलग बात है कि फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लो उनकी वैलिडिटी आज एक्सपायर हो रही है तो क्या 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड क्या उनको भी ये रिटर्न भरनी पड़ती है? क्लियर है? तो अर्लियर ऑफ दीज टू यानी कि 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ या फिर 7 days आफ्टर द डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड। क्लियर है? यस सर। अच्छा, कई बार बच्चा ना मुझसे पूछता है कि सर एक बात बताओ, आपने टीडीएस की तो बता दी, टीसीएस के तो बताई ही नहीं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको बड़ी हैरानगी होगी कि टीसीएस वालों के लिए हम लोग 39 में पढ़ते ही नहीं है। उसके लिए सेक्शन 52 में लिखा हुआ है जीएसटीआर 8, आप लिख लीजिए। फॉर टीसीएस जितने भी टैक्स कलेक्टर्स होते हैं जीएसटीआर 8 मंथली होती है ये भी, ठीक है, और 10th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द मंथ जिसमें उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया होगा। बट क्योंकि मैंने यहां क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि इट इज एज पर सेक्शन 52, तो 39 में नहीं है, इसका ध्यान रखना। ठीक है जी? ठीक है सर। तो एक बारी मैं फटाफट से चेक कराता हूं आपको। देखो, अगर आ जाए नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन तो 3B मंथली 20, 22, 24 हो जाएगा, CTP भी हो जाएगा। ठीक है सर, OIDR हो जाएगा। बस आपको लर्न करना है उसका 5A लर्न करना है। आपने क्या लर्न करना है? 5A। तो मेरे ख्याल से वो भी मंथली है, तो ये तीनों तो आप एक साथ पढ़ लेना। ठीक है, कॉम्पोजिशन को हमेशा अलग पढ़ना क्योंकि वो ईयरली है। GSTR 4 में जाएगा, 30th अप्रैल में जाएगा ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और बट उनको पेमेंट जो है वो हर क्वार्टरली करनी है 18 तारीख ऑफ द फॉलोइंग मंथ अलॉन्ग विद CMP 08। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो अगर ये समझ आ गया है तो इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़े थे वो सारे स्पेशल वाले थे। TDS के लिए GSTR 7 मंथली है, 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, और GSTR 8 TCS वालों के लिए है। लर्न हो जाएगा? यस सर। सर 4 था कॉम्पोजिशन, 5 में कौन है? NRTPs। GSTR 5 कौन भरता है बच्चे? NRTPs। ठीक है ना? 5 कौन भरता है? NRTPs भरते हैं। कैसे भरते हैं? मंथली भरते हैं, अर्लियर ऑफ दीज टू। क्लियर हो गया? 6 कौन भरता है? ISD भरता है। 6 कौन भरता है? ISD। देखो, अब आपको सीक्वेंस में चलना है तो सीक्वेंस में चलो। 3B नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, खत्म। OIDAR 5A, खत्म। NRTPs GSTR 5, ISD 6, TDS 7, TCS 8। समझ आ गया? यस सर, वेरी गुड। अब इसमें भी अगर मान लो रिटर्न भरी और कुछ गलती हो गई तो क्या हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका भी रेक्टिफिकेशन पीरियड वही है जो 37 का था, मतलब अर्लियर ऑफ सितंबर के पीरियड की रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सितंबर कौन सा? फॉलोइंग मंथ वाला। सितंबर कौन सा? सॉरी, फॉलोइंग ईयर वाला। जिस ईयर में रिटर्न भरी थी रेक्टिफाई करनी है, उस ईयर को छोड़ दो। अगले ईयर में जो सितंबर के पीरियड की जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होगी या फिर एनुअल रिटर्न जब फाइल की होगी, विच एवर इज अर्लियर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर लेट फीस वही है, सेम नील है, 10 रुपये पर डे। नील है तो अच्छा, एक्ट में पढ़ोगे तो 100 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 है। बट अगेन इसमें भी हमें वेवर मिला हुआ है, नील अगर भरोगे 10 रुपये पर डे का लगेगा, अदरवाइज 25 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 CGST, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000 SGST। क्लियर हो गया? एंड दैट्स ऑल विद माई रिटर्न अंडर सेक्शन 39। क्या सबको क्लियर? यस सर। अब जिन्होंने ना बहुत पुराना पढ़ा हुआ है तो उन्होंने ना 41, 42, 43, 43A ये सब सेक्शन अब रिडंडेंट है बेटा। तो आप बुक में से ना 41 में लिखा था प्रोविजनल क्रेडिट मिलेगा, सर अब मिलता ही नहीं है, हटा दो। 42 में लिखा था मैचिंग करेंगे, सर होती नहीं मैचिंग, अब होती नहीं, क्योंकि मैचिंग तो तब होगी ना जब इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सप्लाईज आएंगी। सर अब तो है ही नहीं ऐसा। तो कौन कौन से सेक्शन में छोड़ दूंगा, जल्दी बताओ।
41 काट दो, 38 काट दो, 42 काट दो, 43 काट दो, 43A काट दो। ये सारे सेक्शन को आप कट मार दो बेटा। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपको बुक पढ़नी ही नहीं है, आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं, बस बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है सर। तो रेक्टिफिकेशन सेम एज 37, डिलेड फीस सेम एज 37। कुछ पल्ले पड़ा, नहीं समझ आया, जल्दी बोलो फटाफट से। ठीक, चलिए अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, सेक्शन 40। सेक्शन 40, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न बहुत आसान है। अब मैं एग्जैक्टली 5-7 मिनट में चैप्टर खत्म करने वाला हूं, कितनी आसानी से समझ आएगा देखना जरा। सेक्शन 40 पहली रिटर्न, ये क्या कहता है? कहता है मान लो मिस्टर एक्स जो थे ना 10 तारीख को ही वॉज लाइबल टू रजिस्टर्ड, ठीक है, और उसने अप्लाई कर दिया, एंड 16 तारीख को ही वॉज ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लाइबल कब हुआ? वो 10 को, और ग्रांटिंग कब हुई? 16 को। अब ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। लॉ कहता है कि जब ये व्यक्ति अपनी फर्स्ट रिटर्न भरेगा, जब भी ये अपनी फर्स्ट रिटर्न भरेगा, तो उस फर्स्ट रिटर्न में जो भी इसने सप्लाईज करी होंगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, द डे व्हेन ही वाज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड टिल द डे व्हेन ही वाज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, उसकी डिटेल भी वो फर्निश करेगा। ये लॉ ने कहा सेक्शन 40 में। क्लियर है? खत्म हो गया। तो देखो, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउटवर्ड सप्लाई बिटवीन डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टिल द डेट व्हेन रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड शैल डिक्लेयर द सेम इन हिज फर्स्ट रिटर्न। खत्म। तो सेक्शन 40 इतना ही है। ठीक हो गया। 41 करना नहीं, 42 करना नहीं, 43 करना नहीं, 43A नहीं करना। ठीक है। सो अब सीधा ही हम चलेंगे 44 के पास। 44 के पास 44 में लिखेंगे एनुअल रिटर्न। 44 क्या है मेरी? एनुअल रिटर्न। ठीक है जी। तो पहले हमें देखना है कि एनुअल रिटर्न किसको भरनी है। तो साफ कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न भरनी है, लेकिन किसको छोड़कर? ध्यान से देखेंगे, ISD को छोड़ दो, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 5152 यानी कि TDS TCS को छोड़ दो, CTPs को भी नहीं भरनी, NRTPs को भी नहीं भरनी। प्लीज पहले नोट कर लीजिए। These are the persons those who are exempted from furnishing of annual return। क्लियर है? तो कौन कौन नहीं भरेगा जल्दी बताओ। ISD नहीं भरेगा, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 5152 नहीं भरेगा, CTPs नहीं भरेंगे, NRTPs नहीं भरेंगे। ठीक है सर। बाकियों को फर्निश करनी है एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली आपको यह रिटर्न भरनी है। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉनिकली आपको यह रिटर्न भरनी है। कब तक भरनी है? पढ़ेंगे। ऑन बिफोर 31 दिसंबर फॉलोइंग एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। मतलब मान लो फाइनेंशियल ईयर था 2021, इसकी एनुअल रिटर्न कब जाएगी? इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाना है, और 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021। तो 31 दिसंबर 2021 तक आपको अपनी एनुअल रिटर्न भरनी है। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। सर इसका कोई फॉर्म नंबर है? बिल्कुल है। देखो, अगर तो आप नॉर्मल सप्लायर हो तो GSTR 9 में जाएगी आपकी, OIDAR को भी GSTR 9 में भरनी है, कॉम्पोजिशन सप्लायर को 9A में भरनी है। बच्चा कहता है सर 9 में ही आप लिख देते इसको। नहीं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया 30/2019 जिसमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। इसका मतलब सेक्शन में एग्जम्प्ट नहीं करा उसको, नोटिफिकेशन से एग्जम्पशन मिली है। क्लियर है? ठीक है। सेक्शन से एग्जम्पशन किसको मिली है? सर सेक्शन से जो एग्जम्पशन मिली है ISD, TDS, TCS, CTP और NRTPs को मिली है। ठीक है सर। और नोटिफिकेशन से OIDAR को भी मिल गई। ठीक है। तो अब अगर पूछा को जाए तो दो ही बताने हैं। 9 में कौन भरेगा? जल्दी बोलो। नॉर्मल सप्लायर और कॉम्पोजिशन सप्लायर 9A में भरेगा। लॉक कर दूं? यस सर। अब आगे जरा ध्यान से सुनना। यहां पर लॉ कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू GST ऑडिट है अंडर सेक्शन 35, अगर आप
जीएसटी ऑडिट होना है, और जीएसटी ऑडिट कब होता है? जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है। हालांकि फॉर 1 ईयर ये 5 करोड़ था, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ये लिमिट कितनी थी? 5 करोड़, बट इट इज एक्चुअली में 2 करोड़। क्लियर है? नहीं समझ आया? ठीक है सर। शेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली एनुअल रिटर्न अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स। ध्यान से सुनेंगे, इनको फर्निश करनी है एनुअल रिटर्न अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स। मतलब ये जो लोग हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, इन लोगों के लिए लॉ ने क्या कहा? इनको फर्निश करनी है इलेक्ट्रॉनिकली एनुअल रिटर्न अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 9C। ये सबको नहीं भरनी 9C। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ किसको भरनी है? जिसके अकाउंट्स वर सब्जेक्ट टू ऑडिट। क्लियर है? और वो कब था? जब आपकी टर्नओवर वाज एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीस। आपने लिखना है तो आप लिख लीजिएगा कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इट वाज 5 करोड़। ठीक है ना? अदरवाइज इन जनरल बोलेंगे तो कितना बोलना है? 2 करोड़। ठीक है बेटा? चलो, अब बच्चा कहता है कि सर एक बात आओ, अगर हमने लेट भरी तो? वेरी गुड। अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट करी तो इसमें आपको लेट फी लगेगी 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी। जितनी आपकी टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी होगी उसका 0.25% विल बी द मैक्सिमम। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज सीजीएसटी पेनल्टी और लेट फी ऑफ सीजीएसटी, और इतनी ही लेट फीस एसजीएसटी की भी लगेगी। ठीक है जी? सर अगर नहीं भरोगे तो क्या होगा? देखो, जो लोग नहीं भरते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 46 में, आपको एक नोटिस आएगा जीएसटीआर 3A में। ठीक है? अब ये जो जीएसटीआर 3A में नोटिस आता है ना, उस नोटिस को जैसे ही आपको सर्व किया जाएगा उसके में इंटीमेट किया जाएगा कि 15 दिन के अंदर आपको जीएसटीआर 9 या 9 है जो भी होगी वो फर्निश करनी है। अगर आपने नहीं करी तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी और आप पर एक पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू 25,000। क्लियर है? तो इंटीमेशन आएगा जीएसटीआर 3A के अंदर, 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन आपने भरनी है। नहीं भरी अगर आपने तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी, साथ में पेनल्टी लगेगी सेक्शन 125 में अप टू 25,000 सीजीएसटी, अप टू 25,000 एसजीएसटी। क्लियर है जी? ठीक है सर। तो लीजिए, एनुअल रिटर्न भी खत्म हो गई। 39 नॉर्मल रिटर्न, 40 फर्स्ट रिटर्न, 44 एनुअल रिटर्न। अब लिखेंगे फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपने आंसर दे दिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है? ध्यान से देखना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1). 39(2) नहीं बोला, 3 नहीं बोला, 4 नहीं बोला, 5 नहीं बोला। समझो, फाइनल रिटर्न किसको भरनी है? जो किस में भरते थे? 39(1) में भरते थे। बताओ, क्या इसमें एनआरटीपीस आएंगे? नहीं। टीडीएस? नो। टीसीएस? नो, क्योंकि वो लोग 39(1) में तो भरते नहीं थे। हाँ सर सही कह रहे हो। आईएसडी? नो। कॉम्पोजिशन सप्लायर? नो। यस। तो ध्यान रखना, सिर्फ उन्हीं लोगों को फाइनल रिटर्न भरनी होती है जो रिटर्न किस में भरते थे? 39(1) में, एंड जिनका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है? कैंसल्ड हो चुका है। समझ आ गया जी? तो अगर पूछा जाए कि फाइनल रिटर्न किसको भरनी है? जो जो 39(1) में भर रहे थे, याद रखना। और 39(1) में कौन भर रहे थे वो मैंने बता दिया। जो 39(2), 3, 4, 5 में भर रहे थे उनकी बात हम नहीं कर रहे। तो फाइनल रिटर्न सिर्फ उनको भरनी है जो 39(1) में थे, प्लस जिनका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? कैंसिल। तो उनको कब तक भरनी है? विद इन 3 मंथ। विद इन 3 मंथ भरनी है। विद इन 3 मंथ कहां से? डेट ऑफ कैंसलेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच एवर इज लेटर। इन दोनों में से जो भी लेटर आएगी, पहले वो डेट निकाल लो, उसके विद इन 3 मंथ क्या हमें फाइनल रिटर्न भरनी है। यस। तो पहले आपको इन दोनों का लेटर ढूंढना है। इन दोनों का जो भी लेटर आएगा, मैं रिपीट करूं, इन दोनों का जो भी लेटर आएगा, क्या उसके विद इन 3 मंथ हमें फाइनल रिटर्न भरनी है। समझ आ गया? मान लेते हैं डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर आया 15 अप्रैल को 2020।
और डेट ऑफ कैंसिलेशन तो आ गई 15 अप्रैल को, और ऑर्डर पास हुआ 25 अप्रैल को। तो मुझे बताओ 3 महीने कहाँ से काउंट होंगे? दोनों में से जो भी लेटर होगा, तो 25 अप्रैल से काउंट होंगे। क्लियर है? ठीक है सर। फॉर्म नंबर क्या है? GSTR 10 में भरनी है। GSTR 10 में फाइनल रिटर्न जाएगी। एनुअल रिटर्न किस में जाती थी? 9(9)A में। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 9C में। क्या सबको समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन दोज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर 39(1) दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल रिटर्न। कौन कौन से? कॉम्पोजिशन, TDS, TCS, ISD, NRTPs। क्लियर है? ठीक है। फाइनल रिटर्न अगर मैं डिले करूं तो क्या होगा? 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 5000 CGST। समझ आ गई? 100 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 CGST। इनमें कोई वेवर्स नहीं है, याद रखना। कॉन्सिक्वेंसेज अगर ना फाइल करूं तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, नहीं फाइल करोगे तो हम आपको नोटिस भेजेंगे, आपको विदिन 15 दिन फाइल करना होगा, नहीं करोगे तो बेस्ट जजमेंट करेंगे, पेनल्टी अलग से ठोकेंगे 125 के अंदर, 25,000 CGST, 25,000 SGST। पल्ले पड़ गया? यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनल रिटर्न्स। डन? जल्दी बोलो। एनुअल रिटर्न हो गई, फाइनल रिटर्न हो गई, रेगुलर रिटर्न हो गई, और स्टेटमेंट भी हो गई, फर्स्ट रिटर्न भी हो गई। सब कुछ क्लियर? ठीक है सर। लीजिए आखिरी पॉइंट 46। अभी मैंने बताया जो लोग रिटर्न नहीं भरेंगे 39 में, 44 में, 45 में, बताओ 39 मतलब रेगुलर रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न। जो लोग रिटर्न नहीं भरेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, क्या उनको नोटिस सर्व किया जाएगा GSTR 3A में? और जब भी ये नोटिस आएगा, क्या विदिन 15 डेज, हाँ जी, जब भी ये नोटिस आएगा क्या उसके विदिन 15 दिन क्या हम लोगों को वो रिटर्न भरनी पड़ेंगी? अदरवाइज बेस्ट जजमेंट और 125 सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, पेनल्टीज लगनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? यस सर। अब आ जाता है आखिरी सेक्शन 47, जिसमें लेट फीस की बात की गई है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने लेट फीस सभी रिटर्न्स और सभी स्टेटमेंट्स के साथ साथ पढ़ा दी है? क्लियर हो गया? सो लीजिए, दिस इज द एंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रिटर्न्स। उम्मीद करता हूं एवरीथिंग इज क्लियर नाउ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर है? ठीक है सर। सो लिखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड में लिखना है बच्चे, स्पीड में लिखना है। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग हैं, फटाफट से आपने बताना है इनका फॉर्म नंबर, इनकी रिटर्न भरने का फॉर्म नंबर बताना है पहला, फिर इनकी डेट बतानी है आपने, कब तक भरना है इनको, डेट ऑफ रिटर्न, और आपने बताना है मुझे डेट ऑफ पेमेंट। पेपर में आएगा ये, मैं इसलिए इसको कर रहा हूं, ठीक है ना। आपने 3 चीजें बतानी है। कॉम्पोजिशन सप्लायर की रिटर्न का फॉर्म नंबर क्या होगा, किस दिन तक उसको रिटर्न भरनी है, एंड कब तक उसको पेमेंट करना है, और पेमेंट के साथ फॉर्म नंबर क्या होगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं कि एक आदमी का 39(1) में था, वो रजिस्ट्रेशन रिटर्न 39(1) में भरता था वो, ठीक है, और उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसल हुई है, डेट ऑफ कैंसलेशन 10 मई है, एंड डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन 16 जून है। 3 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, दैट इज माई क्वेश्चन। 3 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, दैट इज माई क्वेश्चन। क्लियर है जी? 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। किसको आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी होती, उनका नाम बताओ। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी होती। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास, एंड होपफुली यू लव्ड इट। सो प्लीज इस क्लास को बड़े अच्छे से एक बार देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक देखते रहिएगा जब तक आपको ये पूरा समझ ना आ जाए। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
मिलते हैं आपसे कल विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। और आंसर करना मत भूलिएगा। आई वॉन्ट टू सी मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग वाइल आंसरिंग, ठीक है जी? आई वॉन्ट टू सी मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग वाइल आंसरिंग, ठीक है जी? चलो, थैंक यू वेरी मच।